इस समय शहजाद पूनावाला जी, अभय दुबे जी, लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद, मेजर जनरल राजन कोचर, मेजर जनरल के सिन्हा, वाइस एडमिरल सुनील आनंद जी, आप सभी को नमस्कार। सभी का बहुत बहुत स्वागत। शहजाद जी, हम आपसे शुरुआत इसलिए कर रहे हैं क्योंकि युवा सड़कों पर है, जबरदस्त गुस्से में है, आगजनी हो रही है और ये आरोप भी लग रहे हैं कि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स उन्हें भड़का रहे हैं। ये आरोप भी लग रहे हैं कि विपक्ष उन्हें भड़का रहा है, कांग्रेस सत्याग्रह कर रही है। बिहार में आपके अपने सहयोगी जेडीयू कह रहे हैं कि विचार कीजिए, वापस लीजिए। कैसे ये संभव हो पाएगा? क्या ये हठधर्मी नहीं है? देखिए, नकारात्मकता के जो नवाब है और झांसों के जो जनाब है, उनको आज सेना के अधिकारियों ने जवाब दे दिया है। परंतु मैं पूछना चाहता हूं कि ये अग्निपथ केवल एक बहाना है और सत्ता में आना है, सरकार को टॉपल कराना है, जैसे प्रियंका वाड्रा कह रही है, और इसीलिए हिंसा भड़काना है। आज मैं प्रमाण भी लेकर आया हूं। इरफान अंसारी का वो बयान है, मैं वेस्ट नहीं करना चाहता समय। वो कहते हैं खून से लथपथ होगा। भूपेश बाघेल कहते हैं नक्सली बन जाएंगे। दिग्विजय सिंह कहते हैं शूट टू किल हो जाएगा। इनके एनएसयूआई के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट सहारनपुर में पकड़े गए हैं, किस प्रकार से वो हिंसा भड़का रहे थे। समाजवादी पार्टी के लोग भी पकड़े गए हैं। ये एआईसीसी मानसिकता है, एनआरकी इनको चाहिए कमेटी। ये आरजेडी मानसिकता है, रेल जलाओ दंगा करो मानसिकता। ये एसपी मानसिकता है, संपत्ति फूको मानसिकता। आज मेरे कुछ सवाल है। 10 वर्षों तक हमने देखा यूपीए की सरकार थी, इतने वर्षों में जो चर्चा चल रही थी, 1989 से इस रिफॉर्म की चर्चा चल रही है। 1977 में टीएन रायना कमीशन बैठी थी, कारगिल रिव्यू कमेटी थी, शेखटकर कमेटी, ये सारी चीजों को इग्नोर किया गया। ओआरओपी को 42 साल तक इग्नोर किया गया। नेशनल वॉर मेमोरियल को 50 वर्षों तक इग्नोर किया गया। मॉडर्नाइजेशन ऑफ वेपन्स को नहीं किया गया, रफाल को नहीं लाया गया। किस प्रकार से हमने देखा कि 1.86 लाख बुलेट प्रूफ जैकेट चाहिए थे हमारे सेना के जवानों को, वो तक नहीं दिया गया। और आज जब ये सारे काम सेना के आदेश पर किए जा रहे हैं तो उसमें रोड़ा अटकाने का काम किया जा रहा है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, 65 में भी तो कमीशन हुई थी, इमरजेंसी कमीशन हुई थी और 5 वर्ष की हुई थी और उस समय पर लमसम भी नहीं दिया गया। आज तो लमसम भी दे रहे हैं। 25% तो सीधे आर्मी में जाएंगे, बाकी 75% के बारे में, चाहे वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हो, चाहे वो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग हो, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम हो, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हो, सीएपीएफ हो जिसमें एसएसबी है, आईटीबीपी है, पीएसएफ है, सारी स्टेट की पुलिस फोर्सेस है, वहां पर उनको मौका दिया जा रहा है, आरक्षण दिया जा रहा है, कई जगहों पर प्राथमिकता दी जा रही है। तो आज वो उनसे कह रहे कि नक्सली बन जाएंगे। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, क्या भूपेश बाघेल के इस बयान से वो इत्तेफाक रखते हैं कि भारत की सेना की ट्रेनिंग लिया हुआ व्यक्ति जो ऐसा एक व्यक्ति बनेगा, एक ऐसा आदर्श नागरिक बनेगा, वो नक्सली बन जाएगा? और जब प्रियंका वाड्रा कहती है, उनका स्टेटमेंट है कि टॉपल करा दो सरकार, तो ये पूरी की पूरी हिंसा जो कराई जा रही है वो केवल और केवल सत्ता में आने के लिए। और ये तो वो लोग हैं जिन्होंने आर्मी चीफ को सड़क का गुंडा कहा है, जिन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक पर सबूत मांगे, जिन्होंने पुलवामा का दोष भारत पर डाला है, बालाकोट एयर स्ट्राइक पर सवाल उठाए हैं। आज इनसे अपेक्षा की जा रही है कि ये सेना के हित में बोलेंगे। ये दरअसल सेना के मनोबल को तोड़ने के लिए प्रयास कर रहे हैं। अभय दुबे जी, अभय जी, अब तो सेना ये कह चुकी है कि भाई भर्ती होगी, अग्निपथ योजना किसी भी सूरत में वापस नहीं होगी और वो लोग भी, वो युवा भी जो हिंसा में शामिल हैं, उन्हें भी नौकरी नहीं मिलेगी, पुलिस वेरिफिकेशन जरूरी है। ऐसे में अब आपका विरोध तो जारी रहेगा, ये तो हम जानते हैं एक राजनीतिक दल होने के नाते, लेकिन उसमें क्या बदलाव होगा, क्या रणनीति होगी? युवाओं को समझाएंगे हिंसा ना करें क्योंकि उनका भविष्य खराब होने की संभावना है। अभय जी। शहीद अंसारी सेना मानकर सेना के कई वरिष्ठ अधिकारी, कई पूर्व अधिकारी टेलीविजन डिबेट पर कई दिनों से मेरे साथ हैं। उनका कहना है कि सरकार का आदेश हमेशा सेना के सराखों पर होता है, क्योंकि आदेश उनका हुआ है कि वो सराखों पर। मैं आज सेना के वक्तव्य पर तो कोई बात नहीं करना चाहता, मगर देश का सर्वोच्च बलिदान देने वाले सीडीएस विपिन रावत जी की बात का उल्लेख जरूर करना चाहता हूं और समूचे देश के लिए एक बड़ा खुलासा करना चाहता हूं। सीडीएस विपिन रावत साहब ने एक सर्कुलर उनके विभाग ने जारी किया था 29 अक्टूबर 2020 को। 2 सर्कुलर उन्होंने जारी किए और एएनआई को बाकायदा उन्होंने इंटरव्यू दिया। उन्होंने कहा कि जब हम हमारे ऑफिसर रैंक के नीचे सैनिकों की भर्ती करते हैं तो उनके जो शुरू का सेवा का काल है वो द्रास में, तवांग में, गुरेज में, सिक्किम में ऐसी कठिन परिस्थितियों में गुजर जाता है। जब उस कठिन परिस्थितियों से परिवार से दूर रहकर जब वापस आते हैं तो हम उनको बाध्य कर देते हैं रिटायर होने के लिए। तो मैं चाहता हूं कि रिटायरमेंट की आयु सीमा उनकी बढ़ा दी जाए
और वो 17-18 साल में जब 37-38 वर्ष के होते तब रिटायर नहीं हो, क्योंकि उन्होंने व्यथा व्यक्त की कि वो अपनी पत्नी के साथ नई नौकरी ढूंढते हैं और उनके हाथ में सिर्फ 18,000 की पेंशन होती है। कैसे परिवार और बच्चों को पालेंगे? तो वो वेदना व्यक्त करते हैं कि मैं चाहता हूं कि वो 57-58 साल में रिटायर हो, ताकि सरकार की पेंशन का बिल भी इनहेंस किया जा सके। उसके बाद एक सर्कुलर जारी करते हैं, कर्नल के लिए 57 साल से 54 साल से 57 साल आयु करने की, ब्रिगेडियर से 56 से 58 करने की, मेजर जनरल की 58 से 59 करने की। इसका विरोध क्यों होता है? जानते हैं इसका विरोध सिर्फ इसलिए होता है कि वो कहते हैं कि जो प्रीमेच्योर रिटायरमेंट लेगा उसकी, जो 20 से 25 साल में रिटायरमेंट लेगा उसकी पेंशन में 50% कर दूंगा, जो 25 से 30 साल में लेगा उसकी 60% कर दूंगा, जो 30 से 35 साल में रिटायरमेंट लेगा उसकी 75% कर दूंगा, जो 35 से ऊपर होगा उसकी पूरी पेंशन दी जाएगी। तब अधिकारियों का इस पर विरोध हुआ। दूसरी बड़ी बात मैं करता हूं, हमारे पास एक सबसे ताजा उदाहरण है, मैं सुन रहा हूं कई दिनों से, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अमेरिका का उदाहरण दे रहे हैं, इजराइल का उदाहरण दे रहे हैं, रशिया का दे रहे हैं, साउथ कोरिया का दे रहे हैं। हाल ही में जो लेटेस्ट स्टडी हुई है वो हुई है रशिया और यूक्रेन वॉर पर। एक लाइन पढ़कर उस जनरल की मैं बताता हूं क्या स्टडी की है। पुअर मेंटेनेंस ऑफ इक्विपमेंट एंड यूज ऑफ यंग इनएक्सपीरियंस्ड ट्रूप्स that together have culminated in a collapse of frontline Russian moral। वो कहते हैं जो रशियन मॉरल कोलैप्स हुआ वो बगैर तैयारी के, जो कॉन्फ्लिक्ट मॉडल उनका है, जब वो जबरदस्ती 12 महीने के लिए भर्ती करते हैं, उनको अगर आगे लगा दिया, मतलब अनुभवहीन अगर ठीक है, अब समाप्त कीजिए। तो वो सबसे बुरा। आखिरी बात मुझे सिर्फ 10 सेकंड का मौका। मैं देश के प्रधानमंत्री जी से हाथ जोड़कर गुहार लगाता हूं, प्रधानमंत्री जी, अमूल्य निधि इस भारत का सैनिक अपने खाते में कितनी है वो नहीं देखता। मैं सेना के अधिकारियों को देखता हूं कि उसके सीने पर गर्व से वो बैच लगाकर रखता है, टोपी लगाकर रखता है, और बेवा पत्नी और उनकी मां वो छलनी हुई, उनकी उसकी कपड़े हमेशा जीवन पर्यंत सहेज कर रखती है। और मैंने देखा है अपने दोस्तों के लिए, वो हर माह निकाल कर आंसू भर भर कर रोते हैं और वो कहते हैं कि हमारा बच्चा हमारे साथ इन वस्त्रों के साथ है। प्रधानमंत्री जी, उन वस्त्रों का मान रख लीजिए। हम सब लोग उन सैनिकों की पेंशन वहन करने के लिए